Okay, good morning everybody. ये मिनिमाइज नहीं हो रहा, ये तो काम भी नहीं कर रहा। अरे यार, इसको एक्टिव किया क्या एक बार आपने? ओके, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ना जब तक ये ठीक होता है। हाँ जी, तो अपन ने चालू करा था इनकॉर्पोरेशन के बारे में देखना चालू किया था, है ना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा था किसके बारे में? अरे किसके बारे में देखा था अपन ने? प्रमोटर्स के बारे में देखा था। प्रमोटर्स के बारे में कितनी बातें देखी थी अपन ने? 3 बातें देखी थी। ठीक है, प्रमोटर्स के बारे में 3 बातें क्या क्या देखी थी? पहली बात, ठीक है, हाँ जी, 3 चीजें देखी थी अपन ने किसके बारे में? सबसे पहले एनुअल रिटर्न के अंदर इसका नाम जाना चाहिए, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। प्रोस्पेक्टस में इसका नाम जाना चाहिए या फिर इसका नाम प्रोस्पेक्टस में जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है जो कंपनी को कंट्रोल करता है एज अ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, अदरवाइज। और तीसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट। काम ही नहीं कर रहा। ओके, उसके बाद अपन ने देखा था कि जो कंपनीज होती है ना हमारी, ठीक है, वो एक तरीके से कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी तो चलो एक ही है, बट प्राइवेट कंपनी में एक और कैटेगरी आ गई, 1% कंपनी, जिसको अपन ओपीसी बोलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं कंपनी के लिए? 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी और 2 मेंबर्स इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड 1 इन केस ऑफ ओपीसी। बट ओपीसी में इसके अलावा 1 पर्सन और चाहिए होता है, नॉमिनी। एक सेकंड, कुछ तो हुआ था ना? अच्छा, मेरे से नहीं हुआ था, ठीक है, फाइन। उसके अलावा आप इसके अंदर 3 कैटेगरीज की कंपनी बना सकते हो, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, ये ले लेता हूँ। ओके, ये 3 चीजें अपन ने देखी थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर एक कंपनी जो है वो कितने टाइम तक अपने आप को चला सकती है? रिड्यूस मेंबर्स के साथ में। रिड्यूस मेंबर मतलब विच हैव फॉलन डाउन, ठीक है, बिलो दी स्टैट्यूटरी
मिनिमम, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आपके स्टैट्यूटरी मिनिमम से कम हो गए, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आपके, तो आप कितने टाइम तक चला सकते हो अपने आप को? 6 महीने तक आप अपने आप को चला सकते हो। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आपके स्टैट्यूटरी लिमिट से कम हो जाते हैं तो आप 6 महीने तक अपने आप को रन कर सकते हो। और अगर 6 महीने के बाद भी अगर आप अपने आप को रन करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? वीडियो ऑफ हो गया। ठीक है, ओके। और 6 महीने के बाद भी अगर आप अपने आप को कैरी करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? तो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। कौन कौन? जो भी कंपनी के रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं वो। उसके बाद अपन ने देखा था कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के कुल मिला के 7 स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप्स आर अवेलेबल जब आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। क्या क्या 7 स्टेप्स है? सबसे पहले तो नाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? नेम के लिए अप्रूवल ले लेते हैं। तो एप्लीकेशन जाएगा, ई फाइलिंग जाएगी नेम के लिए, नेम अप्रूवल के लिए। उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए एंड एओए, उसके बाद उसकी ई साइनिंग और ई स्टैंपिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कंसेंट जाएगी उन लोगों की जो एक्ट करना चाहते हैं एज ए डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। उनको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी। फिर चौथा जाएगा डिक्लेरेशन जाएगा, और डिक्लेरेशन आपको पता ही है कौन कौन देता है। उसके बाद ठीक है फीस, ठीक है, फीस वगैरह जो भी चार्जेस हैं वो पे कर दिए जाएंगे। फिर मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और 7 स्टेप के अंदर क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना पड़ता है। बट देयर इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है कि रजिस्टर्ड ऑफिस का जब एड्रेस आप बताओगे ना, कंफर्म करोगे, उसके साथ में आपको एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जो थे उन्होंने जितना बोला था उन्होंने उतने शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने चालू करा था चैप्टर को स्टडी करना, इनकॉर्पोरेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करना चालू करा था, जिसमें फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार देखा था। एमओए साइंड बाय ऑल दी सब्सक्राइबर्स। डिक्लेरेशन जाएगा 2 जनों की तरफ से, एक तो होंगे प्रोफेशनल कैपेसिटी में, एक जाएगा पर्सनल कैपेसिटी में। प्रोफेशनल कैपेसिटी में है सीए में एडवोकेट, ठीक है। इन चारों में से जो भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का काम कर रहा है, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का जो काम करते हैं उनमें से कोई एक पर्सन, और दूसरा कौन है? पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये तो हो गए 2 लोग। उसके बाद जाएगा डिक्लेरेशन कि आप, ठीक है, मतलब साफ सुथरे हो ये बताने के लिए, ठीक है, कि आप कन्विक्टेड नहीं थे, आपने कोई कंपनी के रजिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट के अंदर आपने कोई, ठीक है, फ्रॉड नहीं करा था, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई गिल्टी कहीं पे अगर आपने फ्रॉड किया था तो 5 साल पहले एलैप्स हो चुकी है वो चीज, ठीक है। और लास्ट में आता है जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करें वो क्या है? ट्रू और बेस्ट टू दी नॉलेज एंड बिलीफ, मतलब जो भी आपकी नॉलेज और बिलीफ के हिसाब से बेस्ट है वही आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करे हैं। उसके बाद एड्रेस बताना पड़ेगा ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। जब तक क्या नहीं आ जाता, परमानेंट एड्रेस नहीं आ जाता, तो आपसे कम्युनिकेट कैसे करूंगा, आपसे बात कैसे करूंगा? तो उसके लिए अगर आपको लेटर भिजवाना है तो कैसे भिजवाऊंगा? उसके लिए क्या चाहिए? एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद आता है आपका डिटेल्स आएगी, 2 जनों की डिटेल्स आएगी, एक तो सब्सक्राइबर्स की और दूसरी डायरेक्टर्स की। एक तो सब्सक्राइबर्स की डिटेल जाती है, दूसरी डायरेक्टर की डिटेल जाती है। अब जब सब्सक्राइबर्स की डिटेल जाती है तो सब्सक्राइबर में तो आर्टिफिशियल बॉडी भी हो सकती है, क्योंकि एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन दूसरी कंपनी भी करवा सकती है, ठीक है। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी, तो होल्डिंग कंपनी ने क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट करा दिया, तो वो प्रमोटर कंपनी भी बन गई, ठीक है। तो सब्सक्राइबर क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, बट डायरेक्टर आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता। तो दोनों में फर्क क्या है? मेमोरेंडम के अंदर जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स के नेम, सरनेम, उनका फैमिली नेम, उनका जो भी एड्रेस वगैरह होता है वो अपने को यहाँ पे बताना पड़ता है। और अगर एक आर्टिफिशियल बॉडी है तो जो भी रिक्वायर्ड बता रखी है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड डेटा है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। समझ गए क्या? उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है डायरेक्टर्स के बारे में। डायरेक्टर्स के बारे में नेम, सरनेम, एड्रेस, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको कहते हैं DIN। ओके फाइन। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको मिल जाएगा जैसे ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल हो जाएंगे, फीस वगैरह सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही ROC सेटिस्फाइड होती है कि हाँ इसने सारी की सारी कंडीशन पूरी कर दी है, इसको COI इशू कर दो, तो COI इशू कर दिया जाएगा इसको, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर CIN भी लिखा होगा। CIN एक सेपरेट एक आइडेंटिटी मिल जाती है कंपनी को, जिसको अपन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी कहते हैं, जो कि लिखा होगा सर्टिफिकेट के अंदर ही। कंपनी को जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कब तक मेंटेन करने हैं? लाइफ टाइम तक ऑफ द कंपनी, डिसोल्यूशन तक।
टिल इट्स वाइंडिंग अप। उसके बाद ये पॉइंट भी शायद करवा दिया था, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन और सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जब आप ये डिटेल फाइल कर रहे हो, ये जो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हो जिसमें आपने डिक्लेरेशन दिया है, साफ साफ बोला है कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो ट्रू है, करेक्ट है, उसके बाद में भी अगर आपने वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक, गलत दे दिए थे, फॉल्स या मिसलीडिंग दे दिए थे, कोई इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर दिया था, छुपा लिया था, कम बताया था अगर आपने, तो कुछ भी अगर आपने ऐसा किया है तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी अंडर सेक्शन, it will be treated as offense under section 447। तो 447 में इसको क्या माना जाएगा, इसको ऑफेंस माना जाएगा। और ऑफेंस अगर मान लिया तो ऑफेंस के ऊपर मैंने आपको सजा भी बता दी थी कि सबसे भयानक सजा कंपनीज एक्ट में 447, ठीक है, गिल्टी ऑफ फ्रॉड के अंदर ही दी जाती है। तो गिल्टी ऑफ फ्रॉड के अंदर सजा कितनी दी जाती है, पब्लिक अफेक्ट होती है, पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट नहीं होती है। अगर पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होती है, इससे बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट होते हैं, तो 10 साल तक की सजा हो जाएगी और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट तक यहाँ पे क्या लग सकता है, या अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड तक आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। समझ गए, 25 करोड़ भी लग सकती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था अगर पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती तो 3 साल तक की सजा हो सकती है आपको। समझ आ गया। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, 6 पॉइंट, यहां से नया चालू करना है अपने को। यस, ये भी हो गया था क्या, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी पहले ही रजिस्टर्ड हो गई, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका है। अब देखो क्या होता है, यहां पे जो पॉइंट है ना, ये 6 जो पॉइंट है, आई थिंक यहीं से चालू करना था, ये नहीं करवाया था जहां तक मुझे याद है, करा दिया था कि चलो बेस्ट है फिर तो, ठीक है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद पता चलता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ना, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट देने के बाद इनकॉर्पोरेट हुई थी। और मैंने आरओसी ने क्या किया, आरओसी ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे दिया, मतलब गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दिया जा चुका है। तो इमीडिएटली क्या करा जाएगा, व्हेन एट एनी टाइम after the incorporation it is proved that the company has got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents। देखो भैया, ऊपर वाले टॉपिक में क्या बोलते हैं, ऊपर वाला पैराग्राफ बोलता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, करवाते टाइम पे पता लग गया, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, यहां पे पता लग गया रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे कि आपने डॉक्यूमेंट्स गलत दिए हैं, तो मैं मना कर दूंगा। देखो अभी तो पावर मेरे पास है, ठीक है, हाँ या नहीं तो करनी, अभी तो अभी मना कर दिया, पता लगा झूठे हो तुम, ठीक है, तो क्या कर देंगे, मना कर देंगे। क्या कर देंगे, मना कर देंगे। बट तुमने डॉक्यूमेंट्स गलत दिए हैं, क्या कर देंगे, मना कर देंगे। सीधी सी बात है, क्या क्या करना है, मना ही तो करना है, ठीक है, यही तो लिख के भेजना है, मेल ही तो करना है, ठीक है, डेट योर डॉक्यूमेंट जो आपने प्रोवाइड करे वो गलत है, हमारे हिसाब से गलत डॉक्यूमेंट्स है, या तो आप नए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, कोई जस्टिफिकेशन दो, ठीक है, नहीं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। और अभी हम और सर्च कर रहे हैं, उसके बाद आपका अंडर सेक्शन 447 आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि तुम झूठे हो। समझ रहे हो क्या। मगर तुमने झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया भैया, क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, कंपनी भी बन गई, बाद में पता चला, अब क्या करें। तो और मेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सच कंपनी बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन, तो आप पकड़ेंगे किसको, प्रमोटर को, द पर्सन नेम्ड एज ए फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन shall be liable for action under section 447। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, कंपनी बना लोगे, बना भी लिए और बाद में हमें पता लग गया, तो बाद में भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब ऐसा आपको क्या लग रहा है कि कंपनी एक बार बन गई उसके बाद पापों से मुक्ति मिल, नहीं, बिल्कुल नहीं, ना कंपनी बनाते समय और ना ही बनने के बाद। समझ आ गया क्या। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, अब समझना बात को। तो प्रमोटर आए, है ना, प्रमोटर आके बोलता है हाँ सर गलती हो गई सर, झूठ बोले थे, हमको सजा दीजिए। अब काहे कंपनी को सजा दे रहे हैं, कंपनी को बंद क्यों करा रहे हैं। समझना, एनसीएलटी तो गुस्से में पूरी, भाई एनसीएलटी क्या, ये जो आरओसी है तो गुस्से में है, कंपनी को बंद करेंगे, कंपनी को, अरे कंपनी प्रॉफिट में है, बिजनेस कर रही है, ठीक है, अगर आप कंपनी को बंद करा देंगे तो नुकसान हो जाएगा, इतने सारे लोगों की नौकरी जो जाएगी उसका पाप कौन लेगा अपने सर पे, बताइए, ठीक है। आरओसी मेरे को मतलब नहीं है, तो ठीक है ट्रिब्यूनल के पास चलते, और क्या, अब क्या करें, ट्रिब्यूनल के पास ही चलना पड़ेगा, तो लेट्स गो टू ट्रिब्यूनल, ठीक है।
तो वेयर ए कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग, अब देखो क्या लिखा है, फॉल्स, हाईलाइट और कर रखा है, और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, या फिर दूसरा मटेरियल बातों को सप्रेस कर दिया, बताया नहीं, छुपा लिया, और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट or declaration filed or made for incorporating of such company or by any fraudulent action, the tribunal may on an application made to it on being satisfied that the situation so warrants, मतलब ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि इनमें से कोई स्थिति है, कोई इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है कि हमें इस पे करना चाहिए, तो वो उस पर एक्शन ले सकता है। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं जिसके ऊपर ट्रिब्यूनल एक्शन ले सकता है, जरा वो देखना। देखिए, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर वन ऑफ द फॉलोइंग, पहले एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है, बड़ा आसान सा है, ठीक है। सबसे पहले ट्रिब्यूनल बोलता है नेम रिमूवल, हटाओ इसका नाम, हटाओ, ROCI, ठीक है। बोले सर झूठ बोला था इसने, झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अच्छा झूठ बोला, हटाओ उसको ठीक है। दूसरा वाइंडिंग अप, चलो चलो बंद करो, चलो चलो निकलो निकलो, चलो बंद करो बंद करो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ये है कि जो नेम रिमूवल है ना, उसको स्ट्राइकिंग ऑफ कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कंपनी को एक चांस मिल सकता है कि अपना नाम चेंज करके, मैनेजमेंट चेंज करके फिर वो रीस्टार्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में जो फ्रॉडुलेंट या जिन्होंने फ्रॉड किया था ना, उन लोग को अपन हटा देते हैं कंपनी से, उनकी जगह दूसरे लोग आ जाते हैं। तो एक्चुअली जैसे अगर आप देखो सत्यम कंप्यूटर्स में फ्रॉड हुआ था, तो सत्यम कंप्यूटर्स के बाद अब सत्यम कंप्यूटर्स का नाम हो चुका है टेक महिंद्रा। उसके जो पुराना मैनेजमेंट था उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, और कंपनी को जबरदस्ती किसने एक्वायर कर लिया, टेक महिंद्रा ने। सो एक्वायर किया, करवाया गया है कि वो बच जाए कंपनी, अदरवाइज वो कंपनी तो डूब सकती थी एकदम ही। तो ऐसा होता है इसके अंदर, समझ गए क्या। और जो मेंबर्स थे, एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे, मेंबर्स मतलब जो भी मैनेजमेंट के लोग थे, प्रमोटर्स थे, उनकी कर देते हैं क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बनाओ इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। झूठ बोलेंगे ये लोग, समझ गए क्या, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर देते, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अनलिमिटेड, घर के एसेट्स बिकवा दूंगा मैं तुम्हारी, झूठ बोला है तुमने, और नहीं तो क्या, बीबी छोड़ जाएगी इस बात मतलब मेरे कहने नहीं फिर नेक्स्ट आता है थोड़ा, चलो चलो ठीक है, माफ करते, चेंज कराओ इनके MOA हुए हैं ना, थोड़े से चेंजेस कराओ, और अदर ऑर्डर्स, ठीक है भाई। जरा देखते हैं, थोड़ा सा इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। अरे चलिए, पहला पॉइंट, पास सच ऑर्डर्स एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। ये बोलता है सबसे पहला है, ठीक है, पास कर सकते हैं क्या, पास कर सकते हैं ऑर्डर एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जैसे मैनेजमेंट को चेंज कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इंक्लूडिंग चेंजेस इफ एनी इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, MOA के अंदर चेंजेस ला दिए, बोले MOA के चेंजेस करो पब्लिक इंटरेस्ट में और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। इन सबके बारे में सोचना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ यार, आज सोचो ना यार, आप ये कंपनी के बारे में सोचो, जैसे मैंने अभी आपको सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में बताया। अब सत्यम कंप्यूटर्स में फ्रॉड हुआ तो उसमें बाकी पब्लिक की क्या गलती थी, ठीक है, उनके क्रेडिटर्स की क्या गलती थी। तो मैनेजमेंट ने गलती करी, मैनेजमेंट ने फ्रॉड करा, तो बाकी के जो लोग हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो यहां तो कोई तुक ही नहीं बनता कि हम सीधे कंपनी को बंद करा दें। एक मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई। एक कंपनी है रिलायंस का, जो पावर बिजनेस था ना, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, इस सेक्टर का, वो रिलायंस ने अडानी को बेच दिया, अडानी पावर को बेच दिया। तो अडानी पावर को उसने अपना एक लिमिटेड साइड ऑफ बिजनेस सेल आउट कर दिया। अब ये सेल आउट करना जरूरी भी था, बिकॉज अनिल अंबानी को यहाँ पे पैसे चुकाने भी थे। आपने सुना होगा ना, अनिल अंबानी की पोजीशन इज नॉट सो गुड। तो अनिल अंबानी की पोजीशन इज नॉट सो गुड, उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। नेटवर्थ जीरो हो चुकी है मतलब आप भी उससे ज्यादा अमीर होंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। यू आर रिचर देन अनिल अंबानी क्या दिवालिया ही मान लो, हुआ नहीं है, डिक्लेयर नहीं करा, क्योंकि क्या है कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं है जो फ्रॉड करके भाग जाए, ठीक है।
वो फ्रॉड नहीं करा उसने, कंपनी में लॉसेज हुए उसको। दो डिफरेंस होते हैं, एक तो होता है फ्रॉड करके पैसा उठा के भागना, और एक होता है कि आपने बिजनेस किया, आपको लॉस हो गया। तो ये हुआ अनिल अंबानी की कंपनी के साथ, ठीक है, कि बिजनेस किया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो जैसे तैसे बैंक के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, कंपनी जो चल रही है उनको चला रहे हैं, जो भी शेयर्स हैं उनको बेच के, एसेट्स वगैरह बेच के सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ही इज वर्किंग ऑन इट, वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ही इज नॉट लाइक अदर पीपल, जैसे नीरव मोदी या इनके जैसे नहीं है कि ठीक है विजय माल्या की जैसे कि ठीक है भाग के चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं किया उन्होंने कुछ भी, ठीक है। तो ही इज रेडी फॉर दी सेटलमेंट। ओके, हाँ विजय माल्या को लॉस था ना, तभी तो भागा था वो, किंगफिशर एयरलाइंस के अंदर। किंगफिशर एयरलाइंस में लॉस हो रहा था, 20,000 करोड़ का लॉस था। किंगफिशर एयरलाइंस की 3-4 महीने की सैलरीज नहीं दी गई थी। तो किंगफिशर एयरलाइंस के अंदर उनको लगा था कि लॉस जो हो रहा है ना, उसके अंदर मैं गवर्नमेंट से एड ले लूंगा, गवर्नमेंट से हेल्प ले लूंगा। तो गवर्नमेंट से हेल्प लेने के चक्कर में उसने क्या किया, उसने बिजनेस ऑलमोस्ट ऐसे सरकार के ऊपर डाल के छोड़ दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट ने बिजनेस सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो इधर वो अपना ढंग से बिजनेस भी नहीं चला पाया, इधर से सरकार ने उसको सपोर्ट भी नहीं करा, ठीक है। अब उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं थे। उसकी वैसे उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंडिया में ऑलरेडी थी, बट वो बैंक का फ्रॉड वगैरह करके बाहर उसने पैसे और प्रॉपर्टी बनाई ली थी और चला गया। हाँ, समझ आया आप लोग को, ठीक है भाई। तो इसीलिए कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, उसके मेंबर्स, उसके क्रेडिटर्स, ठीक है, और इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी डूबती है ना, लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। सत्यम कंप्यूटर्स में जब ये फ्रॉड हुआ था, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, मेरा क्लासमेट था, मैं आपको बताता हूँ। सत्यम कंप्यूटर्स में जब जब लॉस हुआ था, तो उसके फादर के पास 25 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट थे सत्यम कंप्यूटर्स के एट दैट टाइम, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलो कि वो एक हफ्ते तक ही वॉज लाइक लॉस्ट, मतलब वो एक हफ्ते स्कूल आया ही नहीं। ही वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है। अब ये बात होगी शायद मे बी व्हेन आई वाज इन 8th और 9th क्लास मे बी, ठीक है। आई थिंक सो, मेरे को जहाँ तक याद है 2008। हाँ, ठीक है, 8th 9th जो भी था, ठीक है। तो अब आप सोचो ये तब की बात होगी। अब उसके वो गायब हो गया, करीब मान के चलो हफ्ते 10 दिन के लिए वो आया ही नहीं। अब वो ही वॉज माई वेरी क्लोज फ्रेंड, और बाद में आता है, और फिर बाद में 10 दिन बाद आया। अब मैंने उसके घर पे फ़ोन भी करने का ट्राई करा, फ़ोन तो होते नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं ना, पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं, ठीक है। तो उसके पास, मेरे पास उसके लैंडलाइन नंबर ही थे, तो आई कॉल्ड एट इट्स लैंडलाइन नंबर, किसी ने पिक नहीं करा था फ़ोन। 2-3 बार मैंने फ़ोन किया, घर का एड्रेस भी थोड़ा दूर था तो जा नहीं सकते थे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 10 दिन के बाद आया, 10 दिन के बाद आके फिर बैठे हम लोग साथ में, फिर उसने मेरे को बताया कहानी, ठीक है, कि फादर को इस तरीके से लॉस हो गया था, ठीक है। 25 लाख रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। एंड देन उसके फादर ऐसे थोड़ा सुसाइड करने के उसमें चले गए थे। देन सारे घर वाले आए, प्रोटेक्ट किया, बचाया, समझाया, करके करते करते ठीक हुआ, मैटर ठीक हुआ। मैंने कहा ओके फाइन। तो अब आप सोचो ना यार, अगर वो कंपनी कंप्लीटली बंद हो जाती तो और इससे कितने ज़्यादा बड़े केसेस आ सकते थे, समझ रहे हो बात को। ये तो मैंने सिर्फ एक केस देखा तो मैंने बताया, बट पूरे इंडिया लेवल पे सोचो कितने सारे केसेस हुए होंगे। 700 रुपए, 695 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, 25 रुपए आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा, 11 रुपए आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा यार, वैल्यू क्या रह जाएगी उसकी, क्या वैल्यू रह जाएगी, कुछ नहीं। इसीलिए पब्लिक को बचाने के लिए, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, ये जो ट्रिब्यूनल है वो एक फेवरेबल ऑर्डर पास करता है। समझ आ गया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें हमने ट्रिब्यूनल के सर पे डाल दी, ठीक है। क्या लिख दिया, पास सच ऑर्डर्स एज इट में थिंग्स फिट, जो उसको लगता है सही है, समझ आ गया, जो उसको लगता है सही है, कि एज ए जस्टिस उसको लगता है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे जस्टिस करने बैठा हूँ तो मेरे हिसाब से सही है, जिसमें वो क्या कर सकती है, कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकती है, एमओए के अंदर चेंजेस करवा सकती है, और जो कुछ भी सोचा जाएगा वो पब्लिक के बारे में सोच के, पहला पॉइंट, दूसरा कंपनी के बारे में सोच के, दूसरा पॉइंट, तीसरा उसके मेंबर्स के बारे में सोच के, तीसरा पॉइंट, और चौथा क्रेडिटर्स के बारे में सोच के किया जाएगा। बोलो समझ आ गया कि नहीं आया। आज अगर कंपनी एकदम ही बंद हो जाती तो सारे क्रेडिटर्स डूब जाते जिन्होंने पैसा दे रखा है, बोलो तो सबको कितना बड़ा नुकसान होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड, मेंबर्स की लाइबिलिटी, दूसरा पॉइंट सीधे सीधे अनलिमिटेड कर दो। तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो होता है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है वो एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन करता है। क्या करता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन करता है। उस रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कंपनी का नाम रिमूव कर देंगे। समझ गए क्या। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी,
पास सच ऑर्डर्स एज इट में थिंग्स फिट। समझ आ गया क्या? बोलो भैया, आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पक्का से सबको? एक सेकेंड इधर भी पूछ लेता हूँ। हाँ, मेरा भाई मुकेश अंबानी नहीं है बस। चलिए सर, 1 और 5 दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हो क्या आप नवीन? 1 और 5 के बीच में डिफरेंस है। जो 1 के बारे में मैंने बताया वो तो मैंने आपको स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन बता दी थी, ठीक है, कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पास सच ऑर्डर्स एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब इनका सोचते हुए, ये सब सोचते हुए ऑर्डर पास करा जाएगा। और नीचे वाला जो है ना, पास सच ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट, मतलब कि अगर इसके अलावा भी उसको अगर कुछ और जस्टिफाइड लगता है तो उसके बारे में भी सोच सकता है, ये बोलना चाहता है। दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट दे रखा है, देखो यार, जो भी कोर्ट होता है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस जब वो फॉलो करते हैं, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस जब वो फॉलो करते हैं, तो सामने वाले को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। भाई सामने वाले के पास भी राइट होना चाहिए, वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ये थोड़ी है कि सब कुछ उसके ऊपर थोपे जाओ। सामने वाले को भी तो बोलने का एक राइट होना चाहिए। द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। ROOBH कहेंगे से, ठीक है, रूब। ओके, जहां पे भी अपन ने रूब वर्ड यूज कर दिया मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, याद रखिएगा ये, ठीक है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब ROOBH, रूब। रूब मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आगे लिखा है द ट्रिब्यूनल शेल टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी कॉन्ट्रैक्टर और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। तो ये बोलता है ट्रिब्यूनल किस चीज का ध्यान रखेगी? जो भी कंपनी ने ट्रांजैक्शंस किए, जैसे कंपनी ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी ने कोई भी पेमेंट दिया लायबिलिटी का, तो या कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस है, तो इन सब चीज़ों को भी कंसिडर किया जाएगा। मतलब अगर मान लो कंपनी के ऊपर ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपनी को हो सकता है बंदी करवा दे। नई कंपनी थी, मतलब ऐसा हुआ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, बट कंपनी का ना कुछ खासा बिजनेस नहीं है, अभी कुछ चालू हुआ नहीं है सच, तो ऐसी कंपनीज को कंटिन्यू थोड़ी करना चाहिए। ऐसी कंपनीज को तो इमीडिएटली शट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बट अगर कंपनी को पुराना हो गया टाइम, लाइक इट्स बीन 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, ठीक है, कंपनी के अच्छे खासे नंबर ऑफ क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, लोन चल रहा है कंपनी का बैंक से, तो अगर ये सारे के सारे मैटर्स चल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते ना कंपनी को बंद। उस कंडीशन में अगर लिस्टेड है वो कंपनी, और अगर पब्लिक के सामने बात आ भी गई, तो कंपनी के शेयर के प्राइस वैसे ही टूट जाएंगे। तो ठीक है, इस कंडीशन में ऐसी चीज़ों के अंदर क्या होता है, जो भी ट्रिब्यूनल इन चीज़ों का ध्यान रखे, ट्रिब्यूनल क्या करेगी, इन ट्रांजैक्शंस का, इन कॉन्ट्रैक्ट्स का, इन लाइबिलिटीज़ का, इन सब का ध्यान रख के डिसीजन लेके। समझ आ गया? क्लैरिटी? बोलो भैया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं स्पाइस के बारे में। किसके बारे में? स्पाइस के बारे में बात करेंगे। तो स्पाइस फॉर्म आ गया है नया, ओके। देखो दिख रहा है क्या नीचे यहाँ पे एक, तो रजिस्टर है कंपनी स्पाइस प्लस लिखा हुआ। अब ये तो चलो इसमें अपन MCA लॉगिन पे चले जाएंगे वापस से, बट आप देख रहे हो ना ये प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को दिखाना ये था कि भैया यहाँ पे अगर आपको दिख पा रहा है तो सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, सब कुछ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
मैं काम करता हूँ, मैं नया लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आता हूँ, फिर आपके सामने लॉगिन कर दूंगा। सो इट विल नॉट टेक मच टाइम। यहाँ पे क्या है, फिर वही ये टाइम लगेगा, मेल आईडी डालनी है, अब मेल आईडी के ऊपर ओटीपी आएगा, फिर वो डालना पड़ेगा, कैप्चा क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल क्रिएट अ लॉगिन आईडी, न्यू लॉगिन आईडी पासवर्ड, ठीक है, मैं ऑफिस में क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, तो इट विल नॉट टेक टाइम। ठीक है, तो लेट्स डू इट लाइक दिस। ओके फाइन। हाँ जी। हाँ कंपनी बना तो सही बात है भैया, ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएगी, कंपनी नहीं बना सकते ऐसे। ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम काम जो अपन कर सकते हैं वो है नेम अप्रूवल। ठीक है, आपके सामने मैं नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करके दे दूंगा आपको। ठीक है, वो 2 दिन 3 दिन के बाद रिप्लाई आ जाएगा। 7 डेज का टाइम देते हैं लोग जनरली, कि 7 दिन का टाइम लेते हैं कि हाँ ठीक है हम अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद मेल पे आ जाता है कि रिजेक्ट हो गया आपका नाम या फिर अप्रूव हो गया आपका नाम। समझ आ गया? हाँ, ये लॉस कराने के पीछे लगी है, ऐसे ही लोगों की वजह से। ठीक है, लॉस हो रहा है, सबको विश्वास उठ रहा है। चलिए स्पाइस देखते हैं, थोड़ा सा स्पाइसेस के बारे में, मतलब स्पाइस के बारे में जान लेते हैं। स्पाइस का मतलब क्या है? SPICE। तो एक्चुअली क्या है, अभी तो स्पाइस प्लस आ चुका है। ठीक है, अभी तो स्पाइस प्लस आ चुका है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ बिजनेस, कि तुम आसानी से बिजनेस करो भैया। ठीक है, मतलब हम तुम्हारे लिए काम आसान करते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन का, फिर कल को तुम आके फ्यूचर में ये मत बोलना कि देखो सर आपने बिजनेस नहीं करने दिया। तो करो तुम अच्छे से अपना बिजनेस। इन दी स्टेप टूवर्ड्स इजी सेटिंग ऑफ द बिजनेस, MCA has simplified the process of filing of the forms of incorporation of a company through simplified performa for incorporating company electronically। तो हमने स्पाइस वर्ड यूज कर दिया किसके लिए? सिंप्लीफाइड, SP, ठीक है, ICE। समझ आ गया ना ये तो? ठीक है, तो स्पाइस का मतलब क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? स्पाइस कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है, कि आपके लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना आसान हो जाए। ठीक है, कि आप क्लास में भी दिखा दो कैसे करवाना है इतना आसान हो जाए। ठीक है, इसके लिए आ गया स्पाइस। स्पाइस के साथ तो स्पाइस प्लस आ चुका है एक्चुअली, अब तो स्पाइस प्लस आ चुका है जो और ज्यादा इजी कर रहा है चीजों को। चलो भैया, कंप्लीट हो गया यहां तक, डन। अब चालू करते हैं इनकॉर्पोरेशन करना। अब हम सच में इनकॉर्पोरेट करेंगे, हो गया यार। ठीक है, स्पेसिफाइड बात करेंगे, स्पेसिफाइड कंपनी के बारे में। क्या बनाना चाहते हो? OPC बनाते हैं, 1% कंपनी बनाते हैं इस बार। ठीक है, हाँ बनाते हैं, रुको अभी 10 मिनट रुको। ठीक है, क्या हुआ? चलो, अपने अपने इंटरेस्ट की बातें, कोई खाने की बातें कर रहा है। चलो सर कंपनी बना रहे हो, पूजन सामग्री, सही है। मेरे को जो जिस प्रोफेशन में आप डालने जा रहे हो ना ठीक है, अभी जिस मोमेंट आपने जस्ट मुझे अभी शेफ बनाया, ठीक है, मतलब मैं से फ्राई पैन लेके उछाल रहा होता अभी। अरे बस बनने वाली है OPC, ये डाला नॉमिनी का तड़का और आप यहाँ पे, ठीक है, ये डाला नॉमिनी स्वाहा चलिए चालू करते हैं। क्या? OPC तो पता ही है, OPC मतलब 1% कंपनी। अब 1% कंपनी, ठीक है, चलो हमने बनाना चालू किया। क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या हुआ कि सबसे ज्यादा बेचारी कैटेगरी होती है सोल प्रोप्राइटर की। सबसे ज्यादा बेचारी कैटेगरी होती है सोल प्रोप्राइटर की। मतलब ना खाने का भरोसा, ना लाइबिलिटी का भरोसा। लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, कल को तुमने कुछ गलत कर दिया, तुम्हारे बिजनेस में लॉस हो गया, तुम्हारा घर परिवार बिक जाएगा, खत्म बात। ठीक है अरे मतलब एसेट्स यार, मेरे को लगा अब तक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। कोई बात, ब्रो कोड बनने में टाइम लगा, कोई बात पर्टिकुलर बंदे पे अनलिमिटेड होती है। एक्चुअली मैं आपको इसका वो बताता हूँ, उसका लॉजिक बताता हूँ। एक पर्सन है, उसने क्या किया, उसके पास वो, उसका मतलब लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड ही है, उसके पास अच्छी खासी एसेट्स है, तो उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, उसने अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया, अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, बेटी के नाम ट्रांसफर कर दिया उसने प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद उसने मान लो कोई लोन लिया, उससे उसने कोई बिजनेस चालू किया जिसके ऊपर हो गया उसको लॉस। मतलब प्रॉपर्टी वो पहले ही ट्रांसफर कर चुका है, ठीक है, उसके बाद उसने बिजनेस किया, बिजनेस में हो गया उसको लॉस,
लॉस होने के बाद अब जो भी प्रॉपर्टी थी सब पैसे मांगने वाले आ गए। अब पैसे मांगने वाले आ गए तो फिर उसके पास पहुंचे, बोले पैसे दे दो। वो उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई साहब मेरे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मेरे पास ये लिमिटेड 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको बेच के जो निकले वो निकाल लो। तो फिर क्या हुआ, उन क्रेडिटर्स वगैरह ने सबने केस कर दिया, कोर्ट में चलेगा केस। अब कोर्ट में जैसे केस गया तो कोर्ट जस्टिफिकेशन देखेगी कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ये प्रॉपर्टी क्या फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए ट्रांसफर हो रही है, किस पर्पस के लिए ट्रांसफर हो रही है। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी लोन लेने के बाद में जब आपको लग रहा है कि अब तो मेरे को लॉसेस हो रहे हैं और तब ट्रांसफर कर रहे हो, इट वॉज फॉर दी फ्रॉडुलेंट पर्पस। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले ही ट्रांसफर कर दी थी, ये तो बहुत पहले, उससे 2-4 साल पहले ही ट्रांसफर कर दी थी, उसके बाद इस बंदे ने लोन लिया, ठीक है, तो फिर वो उसके प्रॉपर्टी नहीं अटैच करी जाएगी। अदरवाइज अगर वो लोन लेने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो इंटेंशन समझो उसका, कि इंटेंशन यही था उसका कि लोन लेके पैसा गायब करके, या हो सकता है उस लोन से प्रॉपर्टीज लेके इनके नाम करके उसके बाद खुद को दिवालिया घोषित कर देगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। तो वो इंटेंशन देखा जाता है कि अगर उसने पहले ही ट्रांसफर कर दी थी तो वो उनकी प्रॉपर्टीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में ट्रांसफर करी गई लोन वगैरह के बाद में, तो वो हम उसको रीअटैच कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सर टाइम ड्यूरेशन मत देखो, एक बार के लिए मैंने आपको बताया लाइबिलिटी इनकर करने से पहले और इनकर करने के बाद की बात होती है। अब आपने 6 महीने में और 6 महीने में इतनी बड़ी लाइबिलिटी इनकर हो गई कि आपको दिवालिया भी वो घोषित कर रहा है, तो सर ये तो प्रैक्टिकली जस्टिफाइड नहीं लगता। ठीक है, मतलब कम से कम ऐसा लगता है ना कि यार अगर कोई बिजनेस लोन लेगा तो 2-5 साल के लिए तो लेगा, तो 2-5 साल के लिए लोन लिया, फिर उसने बिजनेस किया, लॉस हो गया, पैसा नहीं चुका पाया, तो उसके बाद ऐसी कंडीशंस क्रिएट होगी। इमीडिएट इफेक्ट के साथ तो ऐसी कंडीशन जनरली क्रिएट नहीं होती है। समझ आ गया? क्लैरिटी? ठीक है, तो उसके फादर की, उसके वाइफ की, ठीक है, उसके किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करा जाएगा, बट वो तब अटैच कर सकते हैं जब ये लोन लेने के बाद उसने अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो ये अटैच किया जा सकता है। समझ आ गया क्या? अब प्रॉब्लम क्या होती है ओपीसी के साथ में, सिंगल पर्सन के साथ में, तो ओपीसी मतलब ओपीसी छोड़ो एक बार, 1 पर्सन के साथ में उसकी लाइबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड, फिर उसका कोई बिजनेस का एक तरीके से वजूद नहीं होता, सोल प्रोप्राइटर को कोई लीगली ऐसे मानता भी नहीं है। देयर इज नो लीगल रजिस्ट्रेशन फॉर सोल प्रोप्राइटर। आप समझना, सोल प्रोप्राइटर राजस्थान के अंदर, जैसे अगर राजस्थान में अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप चालू करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब जीएसटी तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपको बिजनेस रिकॉग्निशन मिल जाता है क्योंकि वो तो एक सेंट्रल एक्ट में चला गया, या फिर दूसरा तरीका होता है शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन। तो शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन सिर्फ इतना ही काम करता है कि शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप एक तरीके से बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो, कुछ ज्यादा खास आपको वो नहीं मिलता, ठीक है, ज्यादा खास एडवांटेज नहीं मिलता, सेपरेट लीगल एंटिटी जैसा स्टेटस तो मिला नहीं, फिर भी आपको बस बैंक अकाउंट ओपन कराने का एक मौका मिल गया आपको। ओके फाइन, इतना ही काम हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कल को अगर कोई भी लॉस हो गया बिजनेस में तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सोल प्रोप्राइटर रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, तो फिर इन्होंने कहा कि यार एक सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल पर्सन को जब आप 2 लोगों को कॉर्पोरेट मेंबरशिप दे सकते हो, 2 लोगों को कॉर्पोरेट एडवांटेज दे सकते हो, 7 लोगों को कॉर्पोरेट एडवांटेज दे सकते हो, मतलब 2 से ज्यादा कितने लोग हो जाएं उनको कॉर्पोरेट एडवांटेज मिल सकता है। तो ये एक पर्सन को कॉर्पोरेट एडवांटेज क्यों नहीं मिल सकता? भाई कल को वो एक पर्सन को अगर कॉर्पोरेट एडवांटेज मिलेगा और उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, कल को कंपनी में लॉस हो जाता है, मान लो उसकी गलती नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी लाइबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल तक फिक्स हो जाएगी, उसको अपनी पर्सनल एसेट्स तो नहीं बेचनी पड़ेगी। समझ आ गया? तो ऐसा सोचते हुए लॉ ने क्या करा, एक नया लॉ बना दिया, एक नया पार्ट इंक्लूड कर दिया जिसको बोल दिया ओपीसी। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया किसको? 1 पर्सन कंपनी को। किसको? 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी को इंट्रोड्यूस करा गया। बस ओपीसी के साथ रिस्क क्या होता है कि क्योंकि सिंगल मेंबर है, कल को कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमने एक और साथ में कंडीशन हमारे साथ में रखी, वो क्या है? नॉमिनी की। ठीक है, कि आपको साथ में नॉमिनी का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। तो जो ओपीसी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है ना, उसके अंदर लास्ट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन के बाद है ना, उसको नॉमिनी का नाम लिख के देना पड़ता है कि ये पर्सन क्या है? नॉमिनी है। कल को अगर मेरे को कुछ भी हो जाता है तो ये पर्सन क्या है? इस पर्सन के नाम पे बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बोला समझ आया क्या? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? बाकी और कुछ भी खास नहीं है, बस इतना सा चेंज है कि जो ओपीसी होता है, 1 पर्सन जो होता है ना, उसको क्या करना पड़ता है? उसको अपने नाम के आगे, ठीक है, ओपीसी लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? ओपीसी लिखना जरूरी है। तो ही हैज टू राइट, उसके आगे नाम के आगे उसको लिखना पड़ेगा 1 पर्सन
ठीक है, कंपनी ओपीसी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो जैसे उसका नाम एंड होता है उसके आगे उसको ओपीसी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी हो जाता है। अब देखो होता क्या है, जब ये ओपीसी वगैरह बना लेते हैं तो इनके लिए ना ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब होल्ड करना ना वो भी इजी हो जाता है। भैया अगर आप ट्रेडमार्क तो समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्या होता है भाई? वो यूट्यूब का वो लोगो दिख रहा है आपको? हाँ, जैसे एमसीसी के लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये हो गया। ठीक है, और ये जैसे यूट्यूब का वो लोगो हो गया, और वो एसी के ऊपर ओ जनरल का ओ जी ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मित्सुबिशी का बना हुआ है, और आपके फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं जिस कंपनी के हैं, उस कंपनी का वो दैट लोगो, इसको ट्रेडमार्क कहते हैं। ओके, पेटेंट होता है टेक्नोलॉजी का। किसका होता है? टेक्नोलॉजी का पेटेंट होता है। और इसके अलावा आपके जैसे गुडविल तो होती है, गुडविल तो पता ही है आप लोग को, वो तो परचेज गुडविल आप लोगों ने से कैलकुलेट करना भी सीखा है गुडविल तो आपने। ठीक है, तो कॉपीराइट होता है आपके जैसे लिटरेरी वर्क का, जैसे अपने जो बुक्स वगैरह आते हैं, मॉड्यूल वगैरह जो आया है, ये आईसीएआई का। ठीक है, इसमें कॉपीराइट है। समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं आपके दिमाग से बनाई हुई एसेट। ठीक है, अ क्रिएशन ऑफ योर इंटेलेक्ट, क्रिएशन ऑफ योर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन इंटेलिजेंस से बनाई हुई एसेट जो होती है ना, उसको कहते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उसके प्रोटेक्शन को कहते हैं आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, जो कि अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट, मतलब डब्ल्यूटीओ के अंदर ये अग्रीमेंट हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अग्रीमेंट कर रखा है अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट, कि अगर इंडिया में भी कोई भी कंट्री में किसी ने भी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले लिया, ठीक है, या फिर पेटेंट ले लिया, तो पूरी दुनिया में उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये कंट्री वाइज नहीं है, ये प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड है। समझ आया? ठीक है, अंडर दी ट्रिप्स अग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड राइट्स अंडर दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑल राइट, तो ये पूरा का पूरा आपको वहां से प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक बार फटाफट से 2-3 पॉइंट्स देख लो। ठीक है, 2-3 पॉइंट, ये बता दो, ये वाला ऐसे बस इतना था। 1 मिनट। वन मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी इन नेचर, एनकरेजेस ऑन्टरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। क्योंकि लोगों को लगेगा अरे यार मैं भी तो कॉर्पोरेट एंटिटी बना सकता हूँ, सिंगल होते हुए क्या हुआ, सिंगल होते हुए भी कॉर्पोरेट एंटिटी बना सकता हूँ। तो ऑन्टरप्रेन्योरशिप लोगों का बढ़ेगा, पीपल विल बी मोर एनकरेज टूवर्ड्स व्हाट, लोग ज्यादा एनकरेज होंगे कि हमें भी कंपनी बनानी चाहिए। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट सिंप्लीफाइड है, क्योंकि 1% को बहुत सारे एग्जाम्पशंस दे रखे हैं हमने, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें इतना नहीं करना, वो नहीं करना। सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। कल इसको चालू करते हैं, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, कोई दिक्कत? कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, जूम का लोगो आ रहा है। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो बाय गाइस।